यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताता है कि बेसेस जो होते हैं वो बिटर टेस्ट के होते हैं। बिटर टेस्ट होता है बेसेस का, और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि दे आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव कोरोसिव एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसेस लाइक NaOH एंड KOH देखने को मिल जाएगा आपको। ऑल्सो अगर हम चेक करें इसका बेस है कि एसिड कैसे चेक होगा, तो एक लिटमस टेस्ट होता है। तो लिटमस टेस्ट का क्या है कहानी कि अ बेस changes red litmus to blue। बेस चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू। और अगर एसिड है तो क्या करना होगा हमें, जैसे ही आप लिटमस में डालेंगे तो एन एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस रेड। An acid changes blue litmus red and a base changes a red litmus into blue। Also definition अगर आपसे पूछे, a base is a substance capable of releasing one or more OH minus ion in aqueous solution। in aqueous solution। ऑल्सो बेसिस की एक और प्रॉपर्टी होगी, दैट बेस will react with acid to give salt plus water। तो आप इसको बेस की प्रॉपर्टी में कंसिडर कर सकते हो, एसिड की प्रॉपर्टी भी कंसिडर कर सकते हो कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट और वाटर देता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नोट कीजिए यहां तक। सो बेस बेसिकली देखिए, इसको ऐसे भी समझ सकते हो ना आप, बेस जो है वो BOH है, बी प्लस ओ एच माइनस। एसिड क्या है, एसिड है H प्लस ए माइनस। तो जब ये रिएक्ट होता है तो यहां से OH और H जुड़ के बन जाते हैं H2O, और बचा हुआ जो B प्लस और A माइनस है वो जुड़ के बना लेते हैं BA सॉल्ट, B प्लस ए माइनस प्लस H2O। तो इसे ही आप ऐसे भी लिख लेते हैं कि बेस बेसिकली है सोर्स ऑफ OH माइनस एंड एसिड जो है वो है सोर्स ऑफ H प्लस। OH minus and H plus will react to give H2O। नोट कीजिए, और हो गया तो बता दो मुझे।
एक चीज और लिख सकते हो, जब आप इसको टच करोगे तो ये सोपी टच बोलते हैं इसको, बिल्कुल स्लिपरी होता है। यहीं पे लिख लेना बिटर टेस्ट के साथ साथ, कोरोसिव एक्शन के साथ, दैट इट हैज अ सोपी टच, सोपी टच। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस पे। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। तो बेसिस को क्लासिफाई किया जाता है कई तरीके से। पहला क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस और अल्कली on the basis of basic strength, basic strength। अच्छा ये बताओ, लास्ट क्लास में मैंने क्या बेस और अल्कली बताया था? बेसेस क्या होते हैं, अल्कली क्या होता है, ये क्या मैंने डील कर दिया था? हाँ तो बता दिया था, तो मैंने शायद बता दिया होगा। बेस ऐसे सब्सटेंस जो OH माइनस दे सकते हैं, बट हर बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। ऐसे बेस जो वाटर में भी सॉल्युबल होते हैं उनको कहते हैं अल्कली। तो अल्कली बेस होता है, सही है, बेस अल्कली होगा हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है। सो अल्कली इज ऑलवेज बेस, बट बेस इज ऑलवेज अल्कली जरूरी नहीं है। अगर सॉल्युबल होगा वाटर में तभी अल्कली कहेंगे हम। तो बताओ, बेसिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे अगर मुझे क्लासिफाई करना है तो ऑब्वियसली दो ही तरीके के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। एक होगा स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा होगा वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, बेस और अल्कली, वीक बेस और अल्कली। तो स्ट्रॉन्ग बेस वो होंगे जो 100% डिसोशिएट हो जाए और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन इनमें ज्यादा हो जाएगा। हंड्रेड परसेंट आयोनाइजेशन, 100% आयोनाइजेशन of base and result in high concentration of OH minus ions। 100% आयोनाइजेशन होगा और जिसकी वजह से हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस देखने को मिलेगा। जैसे कि NaOH एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये वाटर में डिसॉल्व करने पे डिसोशिएट होगा Na प्लस प्लस OH माइनस। तो ये पूरा का पूरा एक मोल, अगर आपने NaOH लिया है तो पूरा का पूरा एक मोल टूटेगा और एक मोल Na प्लस और एक मोल OH माइनस आएंगे, जिससे OH माइनस का कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर उसी की जगह डिसोसिएशन पार्शियल होता, यानी कि 100% डिसोशिएट नहीं होता, 10%, 12%, 13% इस तरीके का डिसोसिएशन होता, तो उस केस में हमें मिलता वीक बेस और वीक अल्कली। एग्जाम्पल्स आप चाहो तो यहीं पे लिख लो। NaOH हो गया, KOH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, एक्सेट्रा। वीक बेस लिख लो इसके आगे। देयर इज अ पार्शियल आयोनाइजेशन
of base and results in low concentration of OH माइनस आयंस। तो इसको दिखाने के लिए मान लीजिए एक बेस है मेरे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। नाउ पार्शियल डिसोसिएशन को देखो डबल हेडेड एरो से दिखाते हैं हम लोग, तो गिव NH4 प्लस साथ में OH माइनस। ऑब्वियसली ये एक्वस मीडियम के अंदर हो रहा है, तो ये भी AQ और ये भी AQ सब वाटर के अंदर में हो रहा है। सो क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डिसोसिएशन हुआ तो एक मोल अगर NH4OH लिए थे तो एक मोल OH माइनस नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको हाफ मोल मिले या 1/4 मोल मिले। तो जब पार्शियल डिसोसिएशन होगा अगर किसी बेस का तो उसे कहेंगे हम वीक बेस। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, NH4OH MgOH 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक काम करो यहां से रिमूव कर दो, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड जरूर हो जाएगा। ये MgOH होल ट्वाइस जो आप देख रहे हैं इसको एक और नाम से जाना जाता है, लिख लीजिए, ये जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया व्हाइट कलर का दिखता है एक्वस मीडियम में, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये पूरा का पूरा डिसोशिएट नहीं होता, इसको यूज करते हैं एज अ एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होता है? तो एंटा एसिड वो दवाई है जो आप एसिडिटी के लिए देते हैं। जब एसिडिटी बढ़ जाती है यानी एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है तो उस समय एंटा एसिड देते हैं ताकि एसिड के साथ बेस रिएक्ट होके न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, थोड़ा सा एसिड कम हो जाए। तो एंटा एसिड्स वो मेडिसिन है जो एसिडिटी होने पे देते हैं। अच्छा, तो आपने बोला कि एंटा एसिड MgOH होल ट्वाइस को लेंगे, NaOH को क्यों नहीं लेते एंटा एसिड के तौर पे? तो ये क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस इज कोरोसिव इन नेचर, तो वो स्किन कोरोड कर देगा, खराब हो जाएगा, पूरा स्किन ही साथ साथ निकलता चला जाएगा। तो हाँ स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिड के साथ रिएक्ट होके सॉल्ट बना लेगा, बट ऑल्सो इट इज कोरोसिव इन नेचर। तो आपको एक ऐसा बेस चाहिए एंटा एसिड के लिए जो कोरोसिव नहीं हो और बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप एसिडिटी कम करना चाह रहे थे पेट में और पूरा का पूरा जो एसिड था वही खत्म हो गया। एसिड जरूरी है फूड के डाइजेशन के लिए। आपको यह पता होगा कि पेट में हमारे HCl एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि HCl पूरा ही खत्म हो जाना चाहिए, न्यूट्रलाइज करके न्यूट्रल नहीं बनाना है, एसिडिक मीडियम चाहिए वहां पे, HCl चाहिए वहां पे कंसंट्रेटेड, तभी जाके फूड का डाइजेशन होगा, फूड को स्मॉलर जो ब्रेक डाउन होता है वो होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक वीक बेस का यूज कर सकते हैं। एक और यूज किया जाता है एंटी एसिड पे, वो होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट भी एक एंटी एसिड की तरह यूज करते हैं। अच्छा यहां तक नोट कर लिया ना हमने, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी हमने देख लिया।
तो देखो बड़ा सिंपल सा रिएक्शन था कि अगर आपके एसिडिटी बढ़ गई है तो इसका मतलब HCl बढ़ गया है, और HCl बढ़ गया है तो इसमें हम जब MgOH होल ट्वाइस ऐड करेंगे तो एसिड विल रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट, तो दैट इज MgCl2 प्लस H2O। तो ये जो एक्स्ट्रा एसिड बना था वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट और वाटर बना लेगा, तो एसिडिटी कम हो जाएगी पेट में। लेकिन पूरा का पूरा HCl जीरो नहीं करना है अपने को, इसका ध्यान रखना था, इसलिए हम लोग वीक बेस ले रहे हैं। अब ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। दूसरा हम लिख सकते हैं ऑन द बेसिस, नोट कर लिया हमने। दूसरा हम लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कितना वाटर अमाउंट है, यानी कि कंसंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस। दूसरा क्लासिफिकेशन लिखिए इसके आगे। क्लासिफिकेशन on the basis of basis on the basis of their concentration, classification on the basis of their concentration। अगेन दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, कंसंट्रेटेड बेस एंड सेकेंड इज डाइल्यूट बेस। अब कहानी तो हम जानते हैं, कंसंट्रेटेड बेस वो बेस होंगे जिनमें वाटर नेग्लिजिबल है या बहुत कम है, इसका स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है इससे कोई लेना देना नहीं है। सो अ सॉल्यूशन of alkali having high percentage of alkali in its aqueous solution is known as concentrated alkali। वहीं अगर एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर में अ सॉल्यूशन ऑफ alkali having high percentage of water and low percentage of alkali is dilute alkali in aqueous solution। सो अगर कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 90% हो जाए तो उसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। अगर कंसंट्रेशन लेस देन 10% होगा तो उसे हम जनरली डाइल्यूट एसिड कंसिडर करते हैं। हालांकि ये 90% और 10% रिलेटिव टर्म है, ऐसा कुछ है नहीं। स्ट्रॉन्ग और वीक, सॉरी, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, अमाउंट ऑफ वाटर अगर ज्यादा हो गया तो डाइल्यूट है, अमाउंट ऑफ बेस ज्यादा हो गया, अल्कली ज्यादा है, वाटर कम है तो उसको कंसंट्रेटेड कंसिडर कर लेंगे। देन थर्ड क्लासिफिकेशन
कितने OH माइनस एक बेस का मॉलिक्यूल दे सकता है, उसके बेसिस पे तीसरा क्लासिफिकेशन है, थर्ड क्लासिफिकेशन लिखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ bases or alkali on the basis of their acidity. So on the basis of acidity, पहले बात कर लेते हैं what is acidity of base. So the number of hydroxyl ion is OH minus ion produced by one molecule of base or alkali is known as the acidity of the base. तो इसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं पहला मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस जहां पे एक बेस एक OH माइनस जेनरेट कर सके, B प्लस प्लस OH माइनस जहां पे आ जाएगा। वन बेस मॉलिक्यूल कैन प्रोड्यूस वन OH माइनस वन हाइड्रोक्सिल आयन, दैट विल बी नोन एज मोनो एसिडिक बेस। ठीक है, आ गया समझ में। एग्जाम्पल है जैसे कि इसमें NaOH, KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी इसी में आएगा, बिकॉज NH4 प्लस और OH माइनस। हालांकि ये वीक है, तो वीक है तो क्या हुआ, एक OH माइनस दे सकता है ना, मोनो एसिडिक बेस। दूसरा लेंगे हम डाई एसिडिक बेस, ऐसा बेस जो दो OH माइनस दे सके, तो BOH ट्वाइस, दैट गिव्स B प्लस प्लस 2OH माइनस। एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। तीसरा होगा ट्राई एसिडिक बेस जो तीन OH माइनस दे सके, यानी कि BOH3, सो B प्लस प्लस 3OH माइनस। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं AlOH होल थ्राइस, FeOH होल थ्राइस,
ओके, नोट कर लिया हमने। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके थे ना, बेस का जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे हमने तभी देख लिया था कि मोनो एसिडिक बेस क्या होता है, मोनो बेसिक एसिड क्या होता है। इसी तरीके से डाई एसिडिक बेस देखा था, डाई बेसिक एसिड देखा था, ट्राई एसिडिक बेस देखा था, ट्राई बेसिक एसिड देखा था। तो एसिड के लिए H प्लस डोनेट करना है, कितना H प्लस डोनेट करेगा उसके हिसाब से डिसाइड होता था। और बेस के लिए डिसाइड होगा कितना OH माइनस आयन रिलीज कर सकता है हमारा बेस का एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से कितने OH माइनस आ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे हम। तो पहली प्रॉपर्टी हमें देखनी है एक्शन विथ मेटल। तो इसमें एक बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत फेमस तो क्या है बट आप बार बार देखते हैं इसे, कि आपके पास एक सॉल्यूशन होता है जिसमें आप सॉल्यूशन ले लेते हैं HCl का, और इसके अंदर जिंक मेटल का एक रॉड आप डिप कर देते हो, तो मेटल इन एसिड आपने ऐड कर दिया। सो बेसिकली दिस इज एक्शन विथ मेटल। तो जिंक मेटल HCl में ऐड करने पे रिएक्ट होता है टू गिव सॉल्ट ZnCl2 प्लस H2। तो इसने एसिड से H2 गैस बाहर निकाल दिया। इस मेटल ने एसिड से HCl एसिड से हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दिया। अब ये जो प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन गैस निकाल सकने की एसिड से, इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अपना मेटल कितना रिएक्टिव है। सो एक और एग्जांपल देखो, अगर हम सोडियम ले लें अगेन इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। सेम चीज होगी, देखो सॉल्ट बनेगा NaCl और H2 बाहर आ जाएगा, बैलेंस करने के लिए यहाँ हाफ लगा देंगे। इसी तरीके से अगर यहां पे मैं मैग्नीशियम ले लूं और एसिड बदल दूं फॉर अ चेंज, H2SO4 मैंने ले लिया, तो अब देखिए मैग्नीशियम का सॉल्ट कौन सा बनेगा, मैग्नीशियम पे आता था +2, तो हमें मिलेगा MgSO4 प्लस H2। तो ये वो मेटल्स हैं जिन्होंने एसिड से H प्लस को डिस्प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और H2 गैस इवॉल्व हो गई। तो इसको हम कहते हैं एक्टिव मेटल्स। आप चाहो तो लिख सकते हो वर्ड्स में, metals which can displace hydrogen from dilute acid from dilute acid are known as
एक्टिव मेटल्स जैसे कि एग्जाम्पल अल्कली मेटल्स जो होंगे वो सब के सब, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, लीना की रब से फरियाद। फ्रांसियम भी ले सकते हैं बट फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होता है इसलिए इसको कई बार स्किप कर देते हैं। देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम, मैग्नीशियम, इन दोनों को छोड़ दो, या एक काम करो बेरिलियम छोड़ दो, उसके आगे आप लिख सकते हो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का भी देखा, बेटा मांगे कार, स्कूटर। ऊपर से जब आप नीचे जाते जाते हो पीरियोडिक टेबल में तो मेटल्स की रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है क्योंकि मेटालिक नेचर तो बढ़ता जा रहा है। तो मेटालिक नेचर अगर बढ़ता जाएगा तो एसिड के साथ रिएक्ट होके H2 रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, यानी कि ऊपर से नीचे जाने पे मोर एक्टिव मेटल होता जाएगा। तो अगर मैग्नीशियम हो गया तो इसका मतलब कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम तो होने ही वाला है, होगा ही। इसके अलावा दो चार और मेटल्स हैं जैसे कि हमने एक देखा जिंक, और इसीलिए इसको मैं यहां समराइज करने के लिए लिख दूंगा कि अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल आर एक्टिव एक्सेप्ट बेरिलियम। अच्छा, सिर्फ अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल ही एक्टिव नहीं होते, बट अल्कली और अल्कलाइन एक्टिव होते हैं, यही इकलौते एक्टिव होते हैं ये नहीं कह रहा हूं मैं, बट अल्कली एंड अल्कलाइन आर एक्टिव मेटल्स, क्योंकि इनका रिएक्शन होगा एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। हो गया। ओके, सो एक्टिविटी सीरीज होता है एक, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मेटल्स को आप ऐसे एक टाइम से अरेंज कर देते हो, तो बीच में एक जगह पे मेटल्स और नॉन मेटल्स को अरेंज करते हो रिएक्टिविटी के बेसिस पे, तो बीच में यहाँ एक हाइड्रोजन आता है। तो इधर जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, इसके नीचे कॉपर है, तो गोल्ड, इस तरीके से। तो ऊपर जो हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं जो भी मेटल्स एक्टिविटी सीरीज में, वो मोर रिएक्टिव होते हैं, और जो हाइड्रोजन के नीचे होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो ये अरेंजमेंट जो होता है ना, ये रिएक्टिविटी को बताने के लिए होता है कि मोस्ट रिएक्टिव होगा सबसे ऊपर, फिर जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, फिर यहाँ हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन जब आता है तो उसके नीचे वाले जितने मेटल्स हैं जैसे कॉपर, गोल्ड, ये एसिड के साथ रिएक्ट होके हाइड्रोजन नहीं बाहर निकाल सकते। तो H2O हम लोग का वो बैरियर है जिसके ऊपर के मेटल्स हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं, नीचे वाले रिमूव नहीं कर सकते। तो उसको बताने के लिए ही जब हम डिटेल में पढ़ेंगे एक्टिविटी सीरीज तब बात करेंगे उसके बारे में। तो लेकिन अभी फिलहाल एक पॉइंट लिख लो, बाद में जब आप पढ़ोगे एक्टिविटी सीरीज के बाद तो ये आपको पॉइंट ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, मेटल्स which lie above hydrogen in activity series are
electropositive and more reactive than hydrogen and can displace hydrogen from acid। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे मेटल की रिएक्टिविटी भी और बढ़ती चली जाएगी। सिर्फ मेटल्स के लिए नहीं है, एलिमेंट्स को अरेंज किया है हमने, मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों ही अरेंज कर सकते हैं एक्टिविटी सीरीज में। ऑल्सो एक पॉइंट और है इसके अंदर में कि मोर रिएक्टिव, ऊपर की तरफ आप जाओगे तो मोर रिएक्टिव होगा। ये मोर रिएक्टिव होने का मतलब क्या है हमारे लिए? तो हमारे लिए इसका मतलब ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी वाइज या इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की टेंडेंसी जो है वो मोर होती जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव होगा मोर रिएक्टिव मेटल में। तो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव होने को ही मेटालिक नेचर से रिलेट किया जाता था। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, और इसी वजह से हम देखते हैं कि उतनी ही आसानी के साथ एसिड से H2 रिमूव होगा। लिखो पहले थोड़ा सा, फिर मैं समझाऊंगा इसको वापस। सो मोर रिएक्टिव metals remove या lose electron to form positive ion and these electrons are accepted by H plus ion of acid. As a result, H2 is evolved. As a result, H2 is evolved. सो रिएक्शन कुछ इस तरीके से समझें कि जैसे जिंक मेटल था हमारे पास, तो जिंक मेटल जो था ना वो फट से जिंक +2 बनाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। देन जब हमारे पास H2SO4 था एसिड मान लीजिए, ये आयोनाइज होता है पहले तो गिव 2H प्लस SO4 2-। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जिंक से रिमूव हुए हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन तुरंत जाके H+ से लगेंगे, तो आपको मिल जाएगा ओवरऑल। अगर मैं इसको पूरे को ऐड कर दूं या फिर एक स्टेप और ले लेता हूं मैं, तो H+2H+ जो है वो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बना लेगा H। 2H बनेंगे, 2H जुड़ के बना लेंगे H2। और ओवरऑल आपको जो रिएक्शन दिखाई दे रहा है, आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपको रिएक्शन क्या दिखाई दे रहा है? सबको जोड़ दो तो जिंक प्लस H2SO4, 2H+2H+ कैंसिल हो गया, तो आपको दिखाएगा कि जिंक +2 बना है और SO4 2- बना है। तो ये जिंक +2 और SO4 2- आपस में जोड़ के बना लेंगे ZnSO4 और आपको मिल जाएगा H2। तो बेसिकली हुआ है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ट्रांसफर हो रहा है जिंक से लेके H पे। ओवरऑल ये रिएक्शन कौन सी है? सो जिंक जो था वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे था, जिंक से +2 चला गया, हाइड्रोजन जो कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था वो 0 हो गया। तो दिस इज द टाइप ऑफ व्हाट? रेडॉक्स रिएक्शन। बट इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए? तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे जिंक से
H2SO4 में। तो अगर आपका मेटल मोर रिएक्टिव है तो ये इजिली इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और इलेक्ट्रॉन एसिड के H प्लस एक्सेप्ट करके H2 बना लेके। तो बेसिकली एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर वाले मेटल जो होंगे वो H2SO4 या किसी भी एसिड से H प्लस रिमूव करके हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखें, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। हो गया यहां तक? तो सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो आपको एसिड की देखने को मिलेगी वो होगी एक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। एक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। सो मेटल ऑक्साइड्स, ये पहले थोड़ी सी बात हुई थी हमारी। अगर मेटल ऑक्साइड जो है उसको आप एसिड के साथ रिएक्ट करा दोगे जैसे HCl के साथ। मेटल ऑक्साइड आर जनरली बेसिक ऑक्साइड्स। ये ऑक्साइड वो हैं जो बेसिक ऑक्साइड हैं। बेसिक ऑक्साइड्स react with acid to give what? Base and acid react to give salt. Similarly, basic oxide react with acid to give salt. यहां जैसे बना MCl या MCl2 जैसा बना कुछ, साथ में बनेगा H2O। फिर से समझो, जैसे कि अगर एक हमारे पास बेस ऑक्साइड है जिंक ऑक्साइड। अभी जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन पूछ ले आपसे HCl के साथ, व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट। तो आपको ये समझना होगा कि जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटरिक ऑक्साइड। बेसिक तो नहीं होता, एम्फोटरिक है। ठीक है, एम्फोटरिक है तो क्या हो गया, एसिड के साथ भी रिएक्ट हो सकता है, बेस के साथ भी रिएक्ट हो सकता है। आपने तो एसिड लिया है तो सॉल्ट मिलेगा ZnCl2 प्लस H2O। इसी तरीके से अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड है और इसमें ऐड कर दूं मैं H2SO4 कर देते हैं चेंज के लिए, देन कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस HCl, what is the product? तो MgO plus H2SO4 will give MgSO4 plus H2O, CuO plus Cl will give CuCl2 plus H2O। कॉपर ऑक्साइड होता है ब्लैक और ब्लैक से कन्वर्ट हो जाता है ब्लूइश ग्रीन। अरे सो बेसिकली मेटल ऑक्साइड्स या तो बेसिक ऑक्साइड होंगे या एम्फोटरिक ऑक्साइड होंगे, एसिड के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिल जाएगा। अगला थर्ड रिएक्शन, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन हम देखेंगे, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। नोट हो गया? सिंपल सा रिएक्शन है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ, अगर आपसे पूछ लूं Na2O प्लस HNO3 में क्या प्रोडक्ट मिलना चाहिए, ड्रॉ द प्रोडक्ट, व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट।
सो सॉल्ट मिल जाएगा यहाँ पे NaNO3 प्लस H2O। देन फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन लिख रहे थे हम, एक्शन विथ metal carbonates and metal bicarbonates। मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स, ये रिएक्शन तो खुद से ही बना सकते थे ना आप, क्यों नहीं हुआ ये? अच्छा जी, तो फिर मेटल कार्बोनेट्स के साथ क्या रिएक्शन होगी? तो जवाब ये है, आप एक पॉइंट में लिख सकते हो, मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स react with acid to give CO2 gas। Metal carbonates and bicarbonates react with acid to give CO2 gas। So basically अगर हमारे पास मान लो NaHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको मैं एसिड के साथ रिएक्ट कराया HCl, तो NaHCO3 इज अ सॉल्ट, HCl के साथ रिएक्ट होके आपको मिल जाएगा NaCl प्लस H जाके जुड़ेगा इधर तो मिलेगा H2CO3, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड होता है थोड़ा आसानी से टूट जाने वाला, और ये टूटता है टू गिव H2O प्लस CO2, और इस वजह से CO2 गैस यहाँ पे मिल जाएगी। इसकी जगह आप अगर H2SO4 लेते तो भी यही होता, बट सॉल्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता। अब आपको मिलता NaSO4 प्लस H2CO3, H2CO3 टूटता तो गिव H2O प्लस CO2। इसी तरीके से अगर आपके पास कार्बोनेट है, तो लेट से आपके पास Na2CO3 है, इसमें ऐड किया HCl, फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी, सॉल्ट बनेगा अब NaCl plus H2CO3 which will decompose to give H2O plus CO2 gas। So metal carbonates and bicarbonates react with acid। अब यहां पे अगर आप चाहो तो मैं एक करेक्शन करा दूं, with acid stronger than H2CO3। अब ये पॉइंट अभी फिलहाल आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, बट स्टिल लिख लो, stronger than H2CO3 to give, स्ट्रॉन्गर देन H2CO3 जो होंगे उन एसिड्स के साथ ही आपको CO2 गैस देखने को मिलता है। अगर H2CO3 से वीक एसिड है तो उसमें नहीं मिलता है हमें CO2 गैस। ये कंसेप्ट मैं किसी और दिन पढ़ाऊंगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड कंसेप्ट कहते हैं इसे, फिलहाल हम इसको बस नोट कर लेंगे। तो ये बाइकार्बोनेट टेस्ट भी कहा जाता है। आपको चेक करना है कि आपके पास एसिड है कि नहीं, एसिडिक सॉल्यूशन है कि नहीं, तो उसमें बाइकार्बोनेट ऐड कर दिया आपने। अब बाइकार्बोनेट ऐड किया और आपको देखा कि बबल आउट हो रहा है इसके अंदर से CO2, तो इसका मतलब जरूर आपके पास एक एसिड था। तो एसिड को टेस्ट करने के लिए हम लोग कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट टेस्ट करते हैं। चाहो तो लिख सकते हो यहां पे वर्ड्स में, टू टेस्ट या टू टेस्ट फाइंड
a solution is acidic or not, carbonate and bicarbonate test is done. आगे लिखेंगे फिफ्थ fourth fourth reaction is action with base. एक्शन विद बेस, अब ये कितनी बार पढ़ लिया हमने, क्या पढ़ लिया हमने, एसिड रिएक्ट विथ बेस टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर. जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि HCl है, इसको रिएक्ट करा रहे हैं आप NaOH के साथ, व्हाट इज द प्रोडक्ट. HCl is reacted with barium hydroxide. What is the product? Then CH3COOH on reaction with NaOH. And अगर मैं कहूँ H2C2O4 on reaction with KOH, draw the product. Then अगर हम ले लें NH4OH on reaction with CH3COOH, complete the reaction. अच्छा, एक और चाहिए, ठीक है. H2SO4 प्लस NH4OH, ठीक है. अब फर्स्ट रिएक्शन, वाटर निकालना आना चाहिए आपको. ओके, सॉल्ट बनाना आना चाहिए, तो यहां से Na और Cl जुड़ जाएंगे टू गिव NaCl प्लस H2O. अगला देखो, बेरियम जो था वो +2 स्टेट में था, तो Cl कितने लगेंगे, 2, तो BaCl2 प्लस H2O. देन Na और CH3COO माइनस H प्लस, तो मुझे मिल जाएगा CH3COONA. अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3COO के ऊपर माइनस, Na के ऊपर प्लस और H2O. H2C2O4 डाइप्रोटिक एसिड है, तो मुझे मिलेगा K2C2O4 प्लस H2O. 2 H प्लस दे सकता था. देन CH3COOH NH4OH के साथ, तो मुझे मिलेगा NH4CH3COO, ऐसे लिख दिया मैंने, प्लस H2O. देन H2SO4 प्लस NH4OH, तो NH4 तो कैटायन है, लेकिन SO4 2 माइनस बनेगा, तो 2 माइनस है तो NH4 प्लस आ जाएंगे 2, NH4 2 SO4 प्लस H2O. That will be the reaction.